हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं दी गॉड ऑफ द हाई स्कूल की स्टोरी को। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको पहले 3 पार्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। लास्ट की वीडियो में मैंने आप सबको पहले 3 पार्ट एक्सप्लेन कर दिए थे और आज की वीडियो में हम लोग एपिसोड 4, 5 और 6 पर बात करने वाले हैं। सो वीडियो लंबी है तो आप लोग पॉपकॉर्न लेकर तैयार हो जाओ और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अनाइम टाइम मोमेंट से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं बिग बैंग न्यूज को, जिसमें कि हमें एक कैरेक्टर ये बताती है ये चैनल गॉड ऑफ द हाई स्कूल का ऑफिशियल चैनल है जहां पर उनकी सारी फाइट्स को लाइव कास्ट किया जाता है। तो आखिरकार वो टाइम आ चुका है जिसका पूरी वर्ल्ड के 196 कंट्रीज और उसी के साथ ही साथ 7.3 बिलियन लोग गॉड ऑफ हाई स्कूल के सारे फैंस इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गॉड ऑफ द हाई स्कूल के सियोल प्रीलिमिनरीज राउंड अपने क्लाइमैक्स के पास पहुंच रहे होते हैं। जिसके साथ ही एक और कैरेक्टर हमें बताती है अभी के लिए हम लोग टॉप 4 की रैंकिंग पर आ चुके हैं, जिनमें सबसे पहले मीरा यू जो कि मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल की सक्सेसर है, हान दाइवाई जो कि टॉप फुल कांटेक्ट कराटे प्रैक्टिशनर है, जिन मोरी जो कि रेनिवल टाइक्वांडो यूजर है, बियोन चाई है जो कि एनिग्मेटिक ब्राजीलियन जियो जित्सु मास्टर है। अभी के बाद के सारे मैचेस इन सब के दरमियान होने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला मैच यू मीरा और हान दाइवी के दरमियान होने वाला है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं जिन मोरी, मीरा यू और हान दाइवी को, जो कि सब लोग एक साथ ही मौजूद होते हैं और उसी के साथ ही मीरा यू कहती है मैं इस मैच को हर हाल में जीतने वाली हूँ और तुम्हें ये देखकर काफी ज्यादा हैरानगी हो जाएगी कि हमारा मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल कितना ज्यादा पावरफुल है। मगर जैसे ही ये दोनों अपनी बात कर रहे होते हैं उसी के साथ ही जिनमुरी इन दोनों से कहता है और मैं भी अपने सारे मैचेस को जीतता जाऊंगा और हम लोग एक दूसरे को फाइनल मैचेस में मिलेंगे। मगर उसी के साथ ही जिनमुरी ये याद कर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि मीरा यू और हान दाइवी इन दोनों में से सिर्फ एक ही इंसान फाइनल मैच में पहुंच सकता है, जिसकी वजह से जिनमुरी इन दोनों से कहता है तुम दोनों को ही इन मैचेस को जीतना होगा, क्योंकि मैं तुम दोनों के साथ फाइट करना चाहता हूँ। जिस पर ये दोनों इसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। मगर जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं उसी के साथ ही यहाँ पर एक और कैरेक्टर अपीयर हो जाता है, जो कि काफी लेविश कार में यहाँ पर घूम रहा होता है और आते ही अपनी कार को इन सब के सामने रोककर बाहर निकलते ही मीरा यू को प्रपोज कर देता है और उससे अपने साथ शादी करने के लिए कहता है, जो सुनते ही उसके दोनों टीममेट्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं मीरा यू को उसकी फैमिली के साथ, जहाँ पर मीरा यू की कजन सिस्टर उससे कहती है कि आखिरकार तुम अपनी शादी के लिए कौन सा ड्रेस पसंद करना चाहती हो, जिस पर मीरा यू उसे व्हाइट सूट का बताती है और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि मीरा यू ने उस कैरेक्टर के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी होती है। मगर उसी के साथ ही उसकी कजन सिस्टर उसे पिंक सूट पहनने का कहती है और उसी के साथ ही मीरा यू से कहती है कि तुम इतने अच्छे मौका पर अपने फ्रेंड्स में से किस किस को बुलाने वाली हो। मगर उसी के साथ ही मीरा यू से कहती है मैं अपने किसी भी फ्रेंड को अपनी मैरिज पर नहीं बुलाने वाली और ना ही अपनी शादी को ज्यादा फैंसी बनाने वाली हूँ, जिसकी वजह से हम लोग जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कंप्रेस्ड सेरेमनी करेंगे। मगर उसी के साथ ही उसकी छोटी कजन मीरा यू से हनीमून के बारे में पूछने लगती है, जिस पर मीरा यू से कोई भी जवाब नहीं दे पाती और इसी के साथ ही उसकी कजन दोबारा से उससे कहती है मैं ये जानकर ही काफी ज्यादा अमेज हूँ कि तुम सियोंग जिन से मैरिज कर रही हो। और इसी के साथ ही हमें सियोंग जिन का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखने को मिलता है, जो कि आल्सो एक मार्शल आर्टिस्ट है और उसी के साथ ही साथ सोशल लाइफ में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। और उसी के साथ ही साथ सियोंग जिन वो इंसान है जो कि अपने कंट्री की सारी सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और सारी एंटरटेनमेंट्स वीडियोस में हिस्सा लेता है और काफी ज्यादा अमेजिंग बिजनेसमैन है। जिसके साथ ही हम आते हैं मीरा यू की कजन के सीन पर, जो कि दोबारा से अपनी सिस्टर से कहती है ये सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है कि उसे तुम्हारे साथ प्यार हुआ है। जिसके साथ ही मीरा यू अपने वियन के सीन में देखने लगती है, जहाँ पर सियोंग जिन आकर दोबारा से मीरा यू से कहता है मैं तुम्हें दोबारा से अपने साथ शादी करने के लिए प्रपोज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम एक ऐसा डायमंड हो जो कि अभी तक रफ है। तुम्हारे पास काफी ज्यादा इन्फिनाइट पोटेंशियल मौजूद है। तुम्हारी ब्यूटी भी अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग है। तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिस सब की वजह से ही मैं तुम्हारे से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ और इसी की वजह से ही मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मगर उसी के साथ ही मीरा यू दोबारा से उससे कहती है मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सी स्टूडेंट हूँ। जिसके साथ ही सियोंग चुन मीरा यू से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से जानने के लिए तुम्हारे मूनलाइट स्वॉर्ड के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है और वो मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा है। मगर मुझे इस बात की समझ नहीं थी आ रही कि हमारे कंट्री में इतना ज्यादा अमेजिंग स्वॉर्ड स्टाइल होने के बाद भी उसे इतनी
ज्यादा पहचान क्यों नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से ही मैं इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। और अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो मैं कभी भी तुम्हारे स्वॉर्ड स्टाइल को इस तरह से जाया नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल दोनों को एक न्यू लाइफ दे सकता हूँ, और सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो कि तुम्हें वो दे सकता है। तो अगर तो तुम अपने स्वॉर्ड स्टाइल और अपने फ्यूचर दोनों को सेटल करना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा और अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए मुझे चूज करना होगा। जिसके साथ ही हम आते हैं मीरा यू के दोबारा से वीएन के सीन पर, जहाँ पर मीरा यू के अपने फादर की डेथ हो जाती है और वहाँ पर आए लोग सब यही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार अभी के बाद मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल को कौन होल्ड करेगा, क्योंकि मीरा यू तब के वक्त काफी ज्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से इनमें से किसी भी इंसान को ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम में मीरा यू ऐसा कर पाएगी और अपने स्वॉर्ड स्टाइल को दोबारा से उसी बुलंदी पर लेकर जा सकेगी जहाँ पर उसके फादर उसे लेकर जाना चाहते थे। मगर उसी के साथ ही मीरा यू के अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही उससे कहते हैं, आज के बाद तुम मेरे साथ रहने वाली हो, मैं तुम्हें और अपने ब्रदर के मूनलाइट स्वॉर्ड दोनों को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। जहाँ से हमें इस बात का पता चलता है कि मीरा यू के फादर की डेथ के बाद उसके अंकल ने मीरा यू को गोद ले लिया था और मीरा यू तब से लेकर अभी तक अपने अंकल और अपनी कजन के साथ ही रहती थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं मीरा यू के फादर ने उसे गोद लेने के बाद आल्सो मूनलाइट स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, मगर उसके अंकल मूनलाइट स्वॉर्ड में कभी भी वेल एक्सपीरियंस नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उनकी एकेडमी में मौजूद सीखने वाले लोगों की तादाद भी कम होना स्टार्ट हो गई थी। जिसके साथ ही हम आते हैं वापस मीरा यू के अभी के सीन पर, जहाँ पर मीरा यू दोबारा से ये कहती है, सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो कि मूनलाइट स्वॉर्ड को एक फ्यूचर दे सकती है, क्योंकि मैं इसकी सक्सेसर हूँ। जिसके साथ ही हम आते हैं मीरा यू के अंकल के व्यू पर, जो कि सियोंग जिन के पास मौजूद होते हैं और उसी के साथ ही सियोंग जिन से कहते हैं, तुम मेरे ब्रदर की डॉटर से शादी क्यों करना चाहते हो, आखिरकार तुम्हें मीरा यू में ऐसा क्या नजर आया है। मीरा यू सिर्फ अभी छोटी सी बच्ची है, मगर उसी के साथ ही सियोंग जिन उससे कहता है, मीरा यू के पास काफी ज्यादा टैलेंट मौजूद है जिसे कि मैं ही पॉलिश कर सकता हूँ और मीरा यू को इससे भी ज्यादा मिसिंग पर्सन बना सकता हूँ। और उसी के साथ ही साथ मैं मूनलाइट स्वॉर्ड को भी एक न्यू लाइफ देने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने प्लान्स को क्रिएट कर लिया है और आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में मूनलाइट स्वॉर्ड के बारे में लोग जानना स्टार्ट कर देंगे और बहुत ही जल्द मूनलाइट स्वॉर्ड भी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर स्वॉर्ड स्टाइल बन जाएगा। आज से 5 साल के वक्त के दौरान मूनलाइट स्वॉर्ड में भी उतने ही ज्यादा लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे जितने के कराटे या फिर जूडो में करते हैं, जो कि दोनों ही जापानीज गेम्स हैं। और उसी के साथ ही दोबारा से सियोंग जुन मीरा यू के अंकल से कहता है, इवन के एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि इसे ओलंपिक इवेंट में हिस्सा भी मिल सकता है और मैं उस ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ जिसे कि तुम और तुम्हारा ब्रदर दोनों ही कंप्लीट नहीं कर पाए। और उसी के साथ ही साथ मैं तुमसे इस बात का प्रॉमिस भी करता हूँ कि मैं मीरा यू को हमेशा ही खुश रखूंगा। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग आते हैं एक फास्ट फूड की शॉप पर, जहाँ पर जिन मोरी इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है कि उसे 2 बर्गर्स में से कौन सा बर्गर सिलेक्ट करना चाहिए, मगर ये सिलेक्ट करने में ही जिन मोरी को अभी तक काफी ज्यादा टाइम लग चुका होता है और जिन मोरी के पीछे भी काफी लंबी लाइन क्रिएट हो चुकी होती है। मगर काफी ज्यादा देर सोचने के बाद भी जिन मोरी को किसी बात की समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार उसे कौन सा बर्गर लेना चाहिए। जिसके साथ ही उसके पीछे मौजूद लोग ये बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें इस बात से बिलीव ही नहीं हो रहा। और उसी के साथ ही साथ सियोंग जुन एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जो कि अभी तक सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ती है और हमारी तरह ही एक छोटी लड़की है, जिसकी वजह से हम उससे काफी ज्यादा जेलस हो रहे हैं, क्योंकि इस लड़की का नाम यू मीरा है, जो कि आल्सो गॉड ऑफ हाई स्कूल का हिस्सा है। जो सुनते ही जिन मुरी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उसी के साथ ही इन दोनों से यू मीरा और सियोंग जिन की शादी के बारे में पूछने लगता है। और जैसे ही जिन मुरी सब न्यूज को अच्छे से जान लेता है तो उसी के साथ ही मीरा यू के घर आकर उससे इस सब के बारे में पूछता है और मीरा यू से कहता है, क्या ये बात सच है कि तुम सियोंग जिन के साथ शादी कर रही हो। जिस पर यू मीरा उससे कहती है, आखिरकार तुम मेरे से ये क्यों पूछ रहे हो और उसी के साथ ही साथ तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला है। जिस पर जिन मुरी इससे कहता है, मैंने हेडक्वार्टर से उसके बारे में पूछ लिया था, मगर टूर्नामेंट के बारे में क्या होगा, हम लोग ऑलरेडी सेमीफाइनल्स तक पहुँच चुके हैं, क्या तुम ऐसा नहीं चाहती
कि एक नेशनल टूर्नामेंट में तुम स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट करो और वहाँ पर अपने मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल को रिप्रेजेंट करो। मगर मिरायू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे यहाँ से बेचने लगती है, जिस पर चिनमोरी दोबारा से रुककर मिरायू से कहता है, क्या स्योंगचुन तुम्हारे मूनलाइट स्वॉर्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या तुम एक लड़के के लिए अपने मूनलाइट स्वॉर्ड को भी पीछे छोड़ रही हो? क्या तुम अपने ड्रीम को पीछे छोड़ रही हो? जिस पर मिरायू उससे कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मगर उसी के साथ ही चिनमोरी कहता है, क्या तुमने गॉड ऑफ हाई स्कूल की अथॉरिटी को यही नहीं बताया कि मैं टूर्नामेंट को ड्रॉप आउट कर रही हूँ और अभी के बाद मैं किसी भी मैच में हिस्सा नहीं लूंगी क्योंकि मैं शादी कर रही हूँ, जिसका मतलब यह है कि तुम अपने मूनलाइट स्वॉर्ड को पीछे छोड़ रही हो। जिसके साथ ही मिरायू कहती है, मैं मूनलाइट स्वॉर्ड की वजह से ये शादी कर रही हूँ। मगर उसी के साथ ही चिनमोरी कहता है, मुझे इसमें से किसी बात की समझ भी नहीं आ रही। क्या तुम स्योंगचिन के साथ इसलिए शादी नहीं कर रही क्योंकि तुम उसे प्यार करती हो? मगर मिरायू चिनमोरी को यहाँ पर ही खामोश करवा देती है और उसे अपने क्वार्टर से बाहर फेंक देती है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं हान दाइवी को, जो कि रेगुलर डेज की तरह अपनी जॉब कर रहा होता है। मगर उसी के साथ ही उसे चिनमोरी की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है मीरा काफी बड़े इशू में है और उसके मैच को ड्रॉप आउट करने की कोई ना कोई रीजन हो सकती है, जिसकी वजह से ही वो इतना जल्दी शादी कर रही है। मगर हान दाइवी उसे अपनी डिलीवरी के बारे में बताता है और उससे कहता है, अगर तो मैं डिलीवरी करने से लेट हो जाता हूँ तो मेरी जॉब भी जा सकती है और उसी के साथ ही साथ तुम्हें किसी भी और के पर्सनल इशू में नहीं घुसना चाहिए। मगर उसी के साथ ही चिनमोरी उससे कहता है, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इंसान मिरायू को यहाँ से लेकर जाकर कहीं और सेल कर दे या फिर मिरायू को किसी ऐसे काम में यूज करता रहे जो कि इलीगल काम हो। जिस पर हान दाइवी सब छोड़कर सिर्फ चिनमोरी से इतना पूछता है, क्या तुमने ये सब किसी मूवी के सीन में देख रखा है? मेरे ग्रैंडपा ने मुझे ये बताया था कि तुम टीवी पर जितने भी लोगों को देखते हो बिहाइंड द सीन उनके काम काफी ज्यादा गलत होते हैं। जिस पर हान दाइवी दोबारा से नहीं मानता। मगर उसी के साथ ही चिनमोरी उसे बताता है, मिरायू दिखने में जरा भी खुश नहीं थी लग रही, जो कि मुझे काफी ज्यादा गलत लग रहा है। मिरायू किसी न किसी बात के लिए जरूर परेशान है। मगर हान दाइवी दोबारा से उससे कहता है, चाहे हम कुछ भी क्यों न कर लें, हम लोग मिरायू की लाइफ को सेव नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग आउटसाइडर हैं। हम लोग ना तो उसके फैमिली पर्सन्स हैं और ना ही वो हमें अपनी बात में आने देना चाहती है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं मिरायू को, जिसका सेरेमनी का दिन आ चुका होता है और मिरायू अपना व्हाइट सूट पहनकर तैयार हो चुकी होती है। जिसके साथ ही उसकी कजन आकर और उसी के साथ ही साथ मिरायू की कजन भी उसके साथ ही मौजूद होती है। मगर यहाँ पर उसके अंकल मिरायू को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उन्हें मिरायू की सारी पुरानी यादें आ रही होती हैं, क्योंकि मिरायू स्टार्ट से लेकर ही अभी तक काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती आई है। जहाँ पर मिरायू की एज की सब लड़कियाँ अपने टाइम को अच्छे से एंजॉय करती थी, वहीं पर मिरायू काफी ज्यादा सिंपल रहना पसंद करती थी। मगर आज मिरायू को इस तरह से शादी करता देखकर उसके अंकल काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। और उसी के साथ ही नेक्स्ट व्यू में मिरायू के अंकल स्योंगजुन से आकर ये कहते हैं, मुझे इसके लिए माफ कर देना मगर तुम्हें इस शादी को रोकना होगा। मिरायू ने बिना कुछ सोचे समझे ही ये फैसला कर लिया था और उसे इस बात का नहीं पता कि मैरिज के बाद उस पर क्या जिम्मेदारियां आने वाली हैं, क्योंकि मिरायू अभी तक सिर्फ एक चाइल्ड है। और मुझे इस बात का भी अच्छे से पता है कि मिरायू का इस बात के लिए फैसला काफी अच्छा था। मगर मिरायू सिर्फ एक चाइल्ड है, वो अभी तक शादी करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके साथ ही मिरायू यहाँ पर आते ही अपने अंकल को चुप करवा देती है और उसी के साथ ही उनसे कहती है, मैं अपने फैसले के लिए काफी ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मेरा ड्रीम ट्रू होने के लिए जा रहा है। और उसी के साथ ही मिरायू स्योंगचिन से कहती है, तुम्हारा नेम और तुम्हारी पावर हमारे मूनलाइट स्वॉर्ड के फ्यूचर को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से ही मैं तुम्हारे साथ शादी कर रही हूँ। और क्या तुम्हारे साथ रहने के बाद हमारे मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल को न्यू फ्यूचर मिलेगा और उसे लोग पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। जिस पर दोबारा से स्योंगचुन उसे इस बात का यकीन दिलाता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरे साथ रहते हुए ऐसी किसी भी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सब देखकर मिरायू की कजन सिस्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सैड होकर अकेले आकर बैठ जाती है और काफी ज्यादा देर सोचने के बाद ये कहती है, मुझे अभी तक किसी बात की समझ ही नहीं थी आ रही। हालांकि हम दोनों सिस्टर्स एक दूसरे के साथ इतनी देर से रहती आ रही हैं, मगर फिर भी मैं अपनी सिस्टर को अच्छे से नहीं समझ पाई। मुझे स्टार्ट से ही ये जानना चाहिए था कि इस स्टोरी में कुछ ना कुछ गलत जरूर चल रहा है। जिसके साथ ही जिनमोरी भी उसके पास ही बैठा होता है और उसी के साथ ही कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। और इसी के साथ ही जिनमोरी और मिरायू की कजन सिस्टर की आपस में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मिरायू की कजन सिस्टर जिनमोरी को सब बातें बता देती
देती है और उसी के साथ ही उससे कहती है मैं सिर्फ ऐसा चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर मीरा खुश हो जाए। और इसी के साथ ही जैसे ही जिनमोरी और मिरायू की कजिन सिस्टर दोनों ही सरमनी हाल में जाने लगते हैं तो उसी के साथ ही उन्हें यहाँ पर मौजूद बॉडीगार्ड्स रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं अगर तो तुम्हारे पास यहाँ से आगे जाने के लिए पास मौजूद नहीं है तो तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। जिस पर जिनमोरी उन सबको ये बताता है मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड के साथ बात करने के लिए ही जा रहा हूँ। मगर उसी के साथ ही बॉडीगार्ड्स उसे पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही जैसे ही जिनमोरी यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ते को पुश करता है तो वो इन बॉडीगार्ड्स को दोबारा से क्रॉस नहीं कर पाता। और इसी के साथ जैसे ही यहाँ पर मौजूद बॉडीगार्ड्स जिनमोरी को फोर्स का यूज करते हुए रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो उसी के साथ ही हम आते हैं दोबारा से मिरायू और सियोंगजिन के सीन पर, जहाँ पर मिरायू सरमनी हाल में आ जाती है और सियोंगजिन के सामने मौजूद होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं सियोंगजिन के वीएन के सीन को, जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देखा था जो कि अपने ही बिलीव को लेकर चल रहे हैं। और इसी के साथ ही इन सब के लीडर ने सियोंगजिन से ये कहा था कि तुम्हें उस स्वार्ड को हर हाल में हासिल करना होगा क्योंकि इवन गॉड्स को भी रूल कर सकती है। और उसी के साथ ही साथ तुम्हें उस हैंड की पावर को भी हासिल करना होगा जो हैंड उस पावर को ड्रॉ कर सकता है और उस पावर को यूज कर सकता है। जहाँ से हमें इस बात का पता भी चलता है कि सियोंगजिन भी बिहाइंड द सीन्स आल्सो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिनके काम मुझे भी जरा भी ठीक नहीं लग रहे। जिसके साथ ही सियोंगजिन कहता है वो स्वार्ड जो इवन गॉड्स को भी रूल कर सकती है और वो हाथ और उस स्वार्ड की पावर को ड्रॉ कर सकता है, अब वो दोनों ही मेरे कंट्रोल में आने वाले हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं वापस जिनमोरी के सीन पर, जहाँ पर जिनमोरी इन बॉडीगार्ड्स के साथ बैक फाइट तो नहीं कर रहा होता मगर ये सब लोग ही जिनमोरी पर फोर्स का यूज कर रहे होते हैं। और जैसे ही ये लोग जिनमोरी पर एक कंफर्म अटैक करने लगते हैं तो उसी के साथ ही हान दाइवी यहाँ पर आकर इस बॉडीगार्ड के वेपन को रोक लेता है और जिनमोरी से कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। जिस पर बॉडीगार्ड्स उसके साथ भी फोर्स का यूज करने लगते हैं मगर हान दाइवी इन सबको बहुत ही अच्छा ब्लो देता है और उसी के साथ ही इन सबको काफी ज्यादा दूर गिरा देता है। जिसके साथ ही मीरा की कजिन सिस्टर हान दाइवी और जिनमोरी दोनों को सरमनी हाल के गेट का बताती है और जैसे ही ये लोग गेट से एंटर करते हैं तो उसी के साथ ही जिनमोरी दोबारा से मिरायू से कहता है आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो। और उसी के साथ ही हान दाइवी कहता है अगर मैं सच में बताऊं तो ये शादी का सूट तुम्हारे ऊपर जरा भी सूट नहीं कर रहा। जिसके साथ ही सियोंगजुन इन दोनों के यहाँ पर आने की रीजन पूछता है और उसी के साथ ही इन दोनों को यहाँ से जाने का भी कहता है और इन दोनों को ये बताता है कि आज के दिन मेरा मैरिज का दिन है जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ पर आकर मेरे इतने अच्छे दिन को खराब कर दो। आखिरकार मेरे बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे हैं। जिसके साथ ही सियोंगजुन जैसे ही अपने बॉडीगार्ड्स को देखता है तो वो सब बाहर बेहोशी की हालत में मौजूद होते हैं। जिस पर सियोंगजुन इन दोनों से ये पूछता है क्या मेरे बॉडीगार्ड्स की ऐसी हालत तुम दोनों ने की है। और जिनमोरी उसे ये बताता है कि हमने उन्हें सिर्फ एक छोटा सा ब्लो ही दिया है। और उसी के साथ ही जिनमोरी दोबारा से सियोंगजुन से कहता है तुम्हें ज्यादा बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि तुम मिरायू को धोखा दे रहे हो। तुम मीरा से प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ उसका यूज करना चाहते हो। जिसके साथ ही सियोंगजुन कहता है अगर तो तुम लोग यहाँ पर आकर इतनी ज्यादा बातें कर रहे हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फोर्स का यूज करते हुए खुद तुम दोनों को यहाँ से बाहर बेचना होगा। और इसी के साथ ही एक और बॉडीगार्ड सियोंगजुन के पास उसकी स्वार्ड को लेकर आ जाता है जिसका यूज करते हुए सियोंगजुन इन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है मगर उसी अटैक को हान दाइवी रोक लेता है और जिनमोरी को जाकर मिरायू को मनाने का कहता है। जिसके साथ ही जिनमोरी मिरायू के पास आ जाता है और उसी के साथ ही मिरायू जिनमोरी से कहती है मैंने तुम दोनों को यहाँ पर आने का जरा भी नहीं था कहा। मगर जिनमोरी उसे दोबारा से पूछता है क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो। टूर्नामेंट में इतना ज्यादा आगे बढ़ने के बाद भी क्या तुम्हें इस बात का बिलीव नहीं है कि तुम जहाँ तक चाहो खुद से अपने मूनलाइट स्वार्ड को वहाँ तक लेकर जा सकती हो। क्या तुम हान दाइवी के साथ फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। क्या तुम इस मैच को जीतना नहीं थी चाहती। क्या सच में यही तुम्हारा ड्रीम था। क्या सच में तुम शादी करना चाहती हो। क्या सच में मूनलाइट स्वार्ड सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि तुम उसके लिए अपने टूर्नामेंट और अपनी सारी स्ट्रगल को साइड हटा रही हो। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा ड्रीम तब तक कोई भी मायने नहीं रखता जब तक कि तुम अपने हाथों का यूज करते हुए उसे पूरा नहीं करती। तुमने आज तक यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल की है। तुमने अपना इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। तुमने मूनलाइट स्वार्ड को एक न्यू नेम देने के लिए अपने टीनेज में ही उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था और आज यहाँ पर इतनी आगे पहुँचने के बाद तुम इस सब को थ्रो कर रही हो। क्या तुम्हें ये गलत नहीं लगता
मगर उसी के साथ ही मिरायू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ ही जिनमोरी से हल्की सी फाइट भी स्टार्ट कर देती है, जिसके पंच को जिनमोरी रोक तो लेता है, मगर उसी के साथ ही मिरायू से कहता है अगर तुम अपनी सारी पावर का टूर्नामेंट में यूज करो तो तुम अपने मूनलाइट स्वॉर्ड को और भी ज्यादा अमेजिंग बना सकती हो। तुम्हें मेरे साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें मूनलाइट स्वॉर्ड के लिए फाइट करने की जरूरत है। जो सब बातें मिरायू को काफी ज्यादा परेशान करती जा रही होती हैं और इन सब बातों की वजह से मिरायू काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रही होती है। मगर उसी के साथ जैसे ही वो दोबारा से जिनमोरी पर पंच करने लगती है तो उसी के साथ ही मिरायू के अंकल उसके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस पंच का सारा डैमेज उसके अंकल को होता है। और उसी के साथ ही मिरायू के अंकल मिरायू से कहते हैं तुम्हें अभी के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस बात को तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि मेरा ब्रदर कभी भी ऐसा नहीं था चाहता कि तुम ऐसी बन जाओ या फिर इन सब जिम्मेदारियों को तुम्हें अकेले ही पूरा करना हो। जिसके साथ ही मिरायू की कजिन सिस्टर भी यहाँ पर आकर उसे थोड़ी सी सिंपैथी देती है और उसी के साथ ही उससे कहती है मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम सिर्फ उस इंसान से शादी करो जिसको कि तुम पसंद करती हो, ताकि तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। जो सब सुनते ही मिरायू खामोश हो जाती है और इसी के साथ ही जिनमोरी दोबारा से उससे कहता है अगर तो तुम ये करना चाहो तो कुछ भी करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हें हमेशा वो ही करना चाहिए जो कि तुम्हारा दिल तुम्हें करने का कहता है। जिसके साथ ही मिरायू को दोबारा से उसके फादर की एक मेमोरी आती है, जिसमें मिरायू के फादर उसे बताते हैं अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए तुम अपनी लाइफ में जैसे चाहो उस तरह से प्रैक्टिस कर सकती हो। यही हमारे मूनलाइट स्वॉर्ड की सीक्रेट टेक्निक है और यही हमारा स्टाइल है। जिसके साथ ही मिरायू आगे बढ़ते ही सियोंगचिन से इस मैरिज के बारे में सॉरी कर लेती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मैं अपने मूनलाइट स्वॉर्ड को खुद प्रोटेक्ट करूंगी, उसके लिए चाहे फिर मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। जो सुनते ही सियोंगचुन के सारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और अभी के लिए सियोंगचुन अपने रियल कलर्स को शो करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही इन सब से कहता है तुम सब लोग सच में काफी बड़े स्टूपिड हो। क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं मिरायू से प्यार करता हूँ? मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि मैं मूनलाइट स्वॉर्ड और उसके सक्सेसर को अपने कंट्रोल में ले सकूं। जिसके साथ ही सियोंगचुन अपने चेरियो को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी पावर आल्सो काफी ज्यादा डेंजरस होती है और इसी के साथ ही सियोंगचुन इन सब पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके फर्स्ट ब्लो का डैमेज मिरायू खुद लेती है और इसी के साथ ही उसके अटैक को डॉज करते ही दोबारा से अपने मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल नंबर 6 टेक्निक मंकी आर्म का यूज करते हुए सियोंगचुन को एक ही ब्लो में डिफीट कर देती है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं इन तीनों के टीममेट्स को, जहां पर ये लोग इस बिल्डिंग में डिस्ट्रक्शन मचाने के बाद बाहर आ चुके होते हैं और उसी के साथ ही मिरायू बाहर आते ही इन दोनों को थैंक्स करने की कोशिश तो करती है, मगर मिरायू इन दोनों के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जिसके साथ ही जिनमोरी उससे कहता है हम दोनों ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो क्या तुम हमें थैंक यू भी नहीं कह सकती। जिस पर इन सब के दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर उसी के साथ ही सियोंगचुन यहाँ से जाते ही इन्हें मिरायू की स्वॉर्ड दिखाता है और उसी के साथ ही कहता है कम से कम मैं मिरायू को तो नहीं बल्कि उसकी स्वॉर्ड को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। जिस पर जिनमोरी उसके पीछे जाने लगता है, मगर उसी के साथ ही मिरायू उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसी के साथ ही कहती है मेरे डैड की स्पिरिट हमेशा ही मेरे अंदर जिंदा रहेगी। और इसी के साथ ही ये तीनों अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं हॉस्पिटल के व्यू को, जहाँ पर हान दाइवी अपने फ्रेंड के पास मौजूद होता है और उसी के साथ ही डॉक्टर्स इमरजेंसी में उसके फ्रेंड को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, जो देखकर हान दाइवी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका फ्रेंड काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में होता है और इसी की वजह से हान दाइवी अपनी जॉब पर भी काफी ज्यादा परेशान होता है। जिस पर दोबारा से वही लोग यहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने लास्ट के टाइम भी हान दाइवी को जॉब के दौरान बुली किया था, मगर अभी के लिए जैसे ही ये लोग दोबारा से हान दाइवी को बुली करने की कोशिश करते हैं और उसके फ्रेंड को लेकर हान दाइवी के सामने उसका मजाक बनाते हैं, तो उसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं हान दाइवी इन तीनों की काफी अच्छी धुलाई कर चुका होता है, जिसकी वजह से ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं नेक्स्ट व्यू पर, जहाँ पर गॉड ऑफ हाई स्कूल का नेक्स्ट डे का मैच हो रहा होता है, जो कि हान दाइवी और मिरायू के दरमियान होना था, जहाँ पर जिनमोरी अभी भी लेट पहुँच रहा होता है। और जैसे आते ही जिनमोरी हान दाइवी और मिरायू के मैच को देखना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर हान दाइवी मिरायू को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा होता है, जिसे देखते ही जिनमोरी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इवन के यहाँ पर मौजूद ऑडियंस भी इसके लिए जरा भी
खुश नहीं होती। और इस फाइट को देखने के बाद और हान दाइवी के किलिंग इंटेंट को देखने के बाद वो लोग भी काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। और यहाँ पर मिरायू हान दाइवी के किसी भी अटैक को ना तो डॉज कर रही होती है, ना फिर उसे काउंटर कर रही होती है। और वहीं पर हान दाइवी ने मिरायू की बॉडी पर कुछ ऐसी सीरियस इंजरीज भी कर दी होती हैं, जिसकी वजह से मिरायू काफी ज्यादा बैडली इंश्योर हो जाती है। मगर मिरायू के इस मैच को हारने के बाद, अनकॉन्शियस होने के बाद भी हान दाइवी उस पर अटैक करना नहीं छोड़ता, जिसके पीछे की रीजन हान दाइवी के अंदर मौजूद गुस्सा, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि हान दाइवी इस स्टेट में इतना ज्यादा स्टैंड हो चुका होता है कि उसे किसी के रिलेशन की भी समझ नहीं आ रही होती। जिसके साथ ही रेफरी आकर हान दाइवी को मिरायू पर अटैक करने से रोकता है और मिरायू इन सब अटैक्स के बाद अनकॉन्शियस हो चुकी होती है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं, जैसे ही हान दाइवी अरीना बाहर से वापस रेस्ट रूम की तरफ जा रहा होता है तो उसी के साथ ही जिनमोरी उसका रास्ते में वेट कर रहा होता है। मगर उसके पास से गुजरते हुए हान दाइवी जिनमोरी से सिर्फ इतना ही कहता है, हम दोनों अब के बाद फाइनल के मैचेस में ही मिलेंगे। जो कहते ही हान दाइवी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट व्यू में देखते हैं आज से 2 साल के पहले के व्यू को, और ये हान दाइवी के वीएन का सीन होता है, जहाँ पर हान दाइवी एक स्कूल का स्टूडेंट था। और उसी के साथ ही हम देखते हैं हान दाइवी को, जो कि एक कैरेक्टर के साथ रुके बिना फाइट करता जा रहा होता है। हालांकि फाइट करते हुए इन दोनों की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है, मगर फिर भी ये दोनों हार नहीं मान रहे होते और बिना कुछ सोचे समझे इस फाइट को कंटिन्यू करते जा रहे होते हैं। और वहीं पर इन दोनों को लड़ते लड़ते पूरा दिन गुजर जाता है। जिसके साथ ही हान दाइवी बताता है, मुझे ये भी याद नहीं है कि हम दोनों की उस दिन फाइट किस वजह से हुई थी, और ना ही उस दिन हमारे फाइट करने की रीजन कोई इतनी ज्यादा खास थी, मगर फिर भी हम दोनों कॉन्स्टेंटली फाइट करते जा रहे थे। जिसके साथ ही जैसे ही ये दोनों एट दी एंड थक कर बैठ जाते हैं तो उसी के साथ ही हान दाइवी अपने फ्रेंड स्यूंग ताई से कहता है, आज के दिन सच में तुमने मेरी हालत भी काफी ज्यादा खराब कर दी है। जो सुनते ही उसका फ्रेंड हंसने लगता है। इसी के साथ ही हान दाइवी उससे हंसने की रीजन पूछता है, जिस पर उसका फ्रेंड जो बताता है उसे यहाँ पर स्किप कर दिया जाता है। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं हान दाइवी को, जो कि अपनी अभी की फाइट के बाद थोड़ा सा इंजोर हो चुका होता है। और मिरायू के साथ साथ वो अपने फ्रेंड के लिए भी काफी ज्यादा परेशान होता है। इसी के साथ ही हम आते हैं नेक्स्ट व्यू पर, जहाँ पर जिनमोरी अरीना हाल में मौजूद होता है। और उसी के साथ ही रेफरी हमें बताता है, आज के दिन के सियोल प्रीलिमिनरीज राउंड को जीतने के बाद आखिरकार कौन फाइनल में जाने वाला है। आज के दिन की फाइट जिनमोरी वर्सेस बियॉन्ड जाई ही के दरमियान होने वाली है। जिसके साथ जैसे ही ये बैटल स्टार्ट हो जाती है तो उसी के साथ ही जाई ही जिनमोरी से कहता है, मैंने तुम्हारे सारे किक्स के मूव्स को ऑलरेडी देख रखा है और तुम्हारे ये सारे मूव्स मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाले। और ये कहते ही जाई ही जिनमोरी पर कॉन्टिन्यूसली अटैक करता जा रहा होता है, जिसको कि जिनमोरी आल्सो काउंटर भी कर रहा होता है। मगर जाई ही को यहाँ पर इस बात का पूरा बिलीव होता है कि वो जिनमोरी को बहुत ही आसानी से डिफीट कर लेगा। जिसके साथ ही अपने उसी बिलीव को लेते ही जिनमोरी से जाई ही कहता है, मैं अभी के नेक्स्ट मूव में तुम्हें इस मैच में से बाहर करने वाला हूँ। मगर उसी के साथ ही जिनमोरी दोबारा से अपने ड्रैगन ट्विस्टर किक्स का यूज करते हुए जाई ही को इस मैच में नॉकआउट कर देता है। और इस मूव के बाद अरीना के स्टेज की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है और जाई ही इस मूव के बाद नॉकडाउन हो चुका होता है। जिसके साथ ही रेफरी ये अनाउंस कर देता है, जिनमोरी इस मैच का विनर है। जिनमोरी ने इस मैच में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ को शो किया है। और इस मैच के बाद फाइनल का मैच जिनमोरी वर्सेस हान दाइवी होने वाला है। मगर इन दोनों में से कौन उस मैच को जीतेगा और आने वाले टाइम में किसे इस बात का मौका मिलेगा कि वो गॉड ऑफ हाई स्कूल के नेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाएगा। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं जिनमोरी और मिरायू को, जहाँ पर मिरायू जिनमोरी से कहती है, डॉक्टर्स ने मुझे ऑलरेडी यहाँ से घर जाने का कह दिया है। हालांकि मुझे यहाँ पर यूज हो रही नैनो मशीन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर जैसे ही मैं हर्ट हो गई थी तो हमारे हाई स्कूल की अथॉरिटी मेरे से इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा थी कि मैं जल्दी से यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए क्यों नहीं आई। हालांकि मुझे ऐसा नहीं था लगा कि हमारे टूर्नामेंट के बाहर जितनी भी पर्सनल इंजरीज होती हैं हमारी अथॉरिटी उनको भी ट्रीट कर सकती है। मगर जिनमोरी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होता है। जिसके साथ ही मिरायू से कहती है, तुम्हें मेरे लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हान दाइवी ऐसा फाइटर नहीं है जिसे कि तुम ज्यादा सोचने के बाद डिफीट कर सकती हो। मैं उससे सिर्फ इस बात से हारी थी क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। मगर उसी के साथ ही जिनमोरी कहता है, बात चाहे जो भी हो उसने तुम्हें हर्ट किया है। जिसके साथ ही मिरायू दोबारा से उसे बताती है,
ये मेरी वीकनेस का ही एक पार्ट है, क्योंकि अगर तो मेरे पास ज्यादा पावर होती तो शायद से फिर मैं भी उसे डिफीट कर सकती थी, जिसकी वजह से मुझे इस सब को बर्दाश्त करना होगा और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगी। जिसके साथ ही चिनमुरी कहता है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं था सोचा कि हान दाइवी ऐसा इंसान हो सकता है। मगर उसी के साथ ही मीरा यू दोबारा से उससे कहती है, हमें उसके बारे में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें अभी तक इस बात के बारे में भी नहीं पता कि आखिरकार हान दाइवी ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उसके ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगी। जहाँ पर हान दाइवी उसके ट्रीटमेंट रूम में मौजूद होता है और उसी के साथ ही उसके फ्रेंड की सिस्टर हान दाइवी को बताती है, मेरे ब्रदर की कंडीशन अभी तक पहले से बेहतर तो नहीं हुई। वो आज सुबह के वक्त कुछ देर के लिए ही होश में आया था और होश में आते ही वो सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता था, मगर तब के वक्त तुम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। जिसे देखकर हान दाइवी दोबारा से इमोशनल हो जाता है और उसी के साथ ही अरीना हॉल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं पूरे सियोल को, जहाँ पर सब लोग ही आज के दिन के हो रहे फाइनल मैच को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ही रेफरी बताता है, आखिरकार वो दिन आ चुका है जब के वक्त गॉड ऑफ हाई स्कूल सियोल प्रीलिमिनरीज राउंड का फाइनल मैच होने वाला है। अरीना में सबसे पहले एंटर कर रहा इंसान चिनमुरी है और सेकंड नंबर पर एंटर कर रहे इंसान का नाम हान दाइवी है। जिसके साथ जैसे ही रेफरी इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवा देता है तो उसी के साथ ही हम आते हैं पार्क म्यूचिन के सीन पर। क्या आज के दिन टाइगर कप की अवेकनिंग होने वाली है? क्या सच में हमें काफी ज्यादा मिसिंग शो देखने को मिलने वाला है? इसी के साथ ही हम आते हैं अरीना के व्यू पर, जहां पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इसी के साथ ही रेफरी इस मैच को स्टार्ट करवा देता है। और ये दोनों ही इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा क्रेजी हो चुके होते हैं। जैसे ही इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो ये दोनों ही अपने सीरियस मूव्स का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ना तो यहाँ पर हान दाइवी चिनमुरी को कोई भी चांस दे रहा होता है और ना ही चिनमुरी हान दाइवी को कोई भी चांस दे रहा होता है। ये दोनों अपनी क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा पावरफुल मूव्स का यूज कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही रेफरी दोबारा से कमेंट्री करते हुए कहता है, मैच को स्टार्ट हुए सिर्फ कुछ ही सेकंड हुए हैं और हमें स्टार्ट में ही इतनी ज्यादा इंटेंस फाइट देखने को मिल रही है। इन दोनों फाइटर्स में से कोई भी पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहा। तो स्टार्ट में चिनमुरी के अटैक्स हान दाइवी को ज्यादा डैमेज नहीं दे रहे होते, मगर वहीं पर हान दाइवी के पंचेस चिनमुरी को डैमेज करते जा रहे होते हैं। और उसी के साथ ही साथ जैसे ही चिनमुरी को थोड़ा सा डैमेज हो जाता है तो उसी के साथ ही हान दाइवी दोबारा से चिनमुरी पर सीरियस अटैक्स का यूज करने लगता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा होता है ये फाइट पहले से ज्यादा इंटेंस होती जा रही होती है। जिसे देखते ही व्हाइट कमिश्नर कहता है, क्या इन दोनों की पावर एक दूसरे के साथ बराबर मैच कर रही है? और इसी के साथ ही ग्रीन कमिश्नर कहता है, इन दोनों की स्किल्स में थोड़ा सा रा डिफरेंस तो मौजूद है, मगर अगर तो ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो जो इंसान इन दोनों में से डिसएडवांटेज में जाने वाला है, मुझे उम्मीद है कि उससे भी इस बात के बारे में अच्छे से पता होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं ब्लू कमिश्नर को, जिसको दोबारा से एक कॉल रिसीव होती है और इस कॉल के आते ही ब्लू कमिश्नर काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। और उसी के साथ ही हमारा सीन आता है दोबारा से फाइट पर और दोनों के अटैक्स ही एक दूसरे को डैमेज दे रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही हान दाइवी के पंचेस चिनमुरी पर भारी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन के चिनमुरी का इन अटैक्स की वजह से ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है। मगर इन सब अटैक्स की वजह से चिनमुरी के माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही होती है कि हान दाइवी ने किस तरह से यूमिरा को इंश्योर किया था। जिसके साथ ही चिनमुरी रुकते ही हान दाइवी से कहता है, मैं तुमसे उस बात का बदला जरूर लेने वाला हूँ जो तुमने हमारे फ्रेंड के साथ किया है। और ये कहते ही चिनमुरी दोबारा से हान दाइवी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर अभी के लिए ये फाइट इस लेवल पर पहुंच चुकी होती है कि इन दोनों के अटैक्स वेव्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसका मतलब ये है कि ये दोनों अपने अटैक्स में पहले से ज्यादा पावर को यूज कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही चिनमुरी अपने टाइक्वांडो स्टाइल ट्रिपल किक का यूज करता है, जिसको कि हान दाइवी ना तो डॉज कर पाता है और ना ही काउंटर कर पाता है और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिसके साथ ही दोबारा से चिनमुरी आते ही उससे उठने का कहता है और जैसे ही हान दाइवी उसका हाथ पकड़ लेता है तो उसी के साथ ही हान दाइवी चिनमुरी को कहता है, मुझे माफ कर देना, मगर मैंने तुम दोनों को कभी भी अपना फ्रेंड नहीं समझा। ये कहते ही हान दाइवी वापिस चिनमुरी पर अटैक करता है और जैसे ही चिनमुरी उसे एक ओपनिंग दे देता है तो उसी के साथ ही हान दाइवी अपनी सीक्रेट आर्ट्स फॉर्म ऑफ द 4 गार्डियन गार्ड्स फर्स्ट स्टैंस ब्लैक टॉर्टोइस का यूज करता है, जो कि हान दाइवी के टॉप 4 मूव्स में से एक मूव है और इसकी पावर किसी भी रेगुलर अटैक से 100 टाइम्स ज्यादा है। जिसके साथ ही हम आते हैं मीरा यू के व्यू पर, जो कि अपने अंकल और अपनी कजिन सिस्टर के साथ वापिस जा रही होती है। और जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो उसी के साथ ही मीरा यू के अंकल उसके डिस्चार्ज प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ ही मीरा यू और इसकी कजिन सिस्टर
दोनों ही यहाँ से बाहर जाने के लिए चल पड़ते हैं। मगर थोड़ा सा आगे बढ़ते जैसे ही मिरायू अपनी वॉच को चेक करती है तो उसे यहाँ पर अपने नजदीक काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही लाइफ फोर्स मिलती है, जिसे देखते ही मिरायू कहती है, क्या यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसको कि नैनो मशीन्स का ट्रीटमेंट मिल रहा है और वो काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। और इसी के साथ ही मिरायू आईसीयू के सामने आ जाती है, जहाँ पर जैसे ही मिरायू एंटर करती है तो उसी के साथ ही ब्लू कमिश्नर भी यहीं पर मौजूद होती है और उसी के साथ साथ कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसके साथ जैसे ही मिरायू यहाँ पर आकर पेशेंट को चेक करती है तो वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि हान दाईवी का फ्रेंड स्योंग ताई होता है, जिसकी डेथ हो चुकी होती है और उसकी सिस्टर काफी ज्यादा सैड होती है। और उसी के साथ ही मिरायू के यहाँ पर होते ही अपने ब्रदर से कहती है, क्या तुम हान दाईवी के साथ अपने स्कोर को कंप्लीट नहीं करना चाहते? क्या तुम दोबारा से उसके साथ बाहर घूमने नहीं जाना चाहते? क्या तुम दोबारा से हान दाईवी के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते? आखिरकार तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए हो? जिसकी वजह से यहाँ पर क्या सब चल रहा है मिरायू को सब की थोड़ी सी समझ आ जाती है। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर हान दाईवी और उसके फ्रेंड की एक पिक्चर भी पड़ी होती है, जिसे देखकर मिरायू का डाउट और भी ज्यादा क्लियर होने लगता है। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं फाइट के सीन पर, जहां पर हान दाईवी ने अपनी फार्म ऑफ द 4 गार्डियन गार्ड्स को यूज किया होता है, जो कि फर्स्ट स्टेंस ब्लैक टोटोइस अटैक होता है। और अपने फर्स्ट अटैक का यूज करते ही हान दाईवी जिनमोरी को बिना टाइम दिए अपनी फार्म ऑफ द 4 गार्डियन गार्ड्स सेकंड स्टेंस वर्मिलियन बर्ड का यूज कर देता है, क्योंकि उसे भी इस बात का अच्छे से पता होता है कि अगर तो उसने जिनमोरी को अभी के लिए छोड़ दिया तो जिनमोरी उसे वापस अटैक करने का चांस नहीं देगा। जिसके साथ ही हम दोबारा से देखते हैं हान दाईवी के वियन के सीन में, जहां पर पार्क म्यूचिन हान दाईवी को ये बताता है, मैं तुम्हारी विश के बारे में ऑलरेडी ये जानता हूँ, तुम नेशनल गॉड ऑफ हाई स्कूल का टूर्नामेंट जीतने के बाद हमारी नैनो मशीन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने फ्रेंड का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो। मगर उसी के साथ ही हान दाईवी उससे बताता है, मेरे इस मैच को जीतने तक हम लोग काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे, मेरे फ्रेंड के पास टाइम नहीं है। जिसकी वजह से ही पार्क म्यूचिन हान दाईवी को ये कहता है, अगर तो तुम कल के सेमीफाइनल मैच में अपनी सारी पावर का यूज करते हुए अच्छी विक्ट्री को हासिल करते हो और इसी तरह से सियोल प्रीलिमिनरीज राउंड के फाइनल मैच को भी जीत जाते हो, तो उसके बाद हम लोग तुम्हारे फ्रेंड का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और जब तक तुम मैचेस को जीतते रहोगे तब तक हम तुम्हारे फ्रेंड का ट्रीटमेंट करते रहेंगे। जिसकी वजह से ही हान दाईवी जिनमोरी और मिरायू के साथ इस तरह से फाइट कर रहा होता है। जिसके साथ ही हम आते हैं हान दाईवी के व्यू पर, जो कि सेकंड अटैक का यूज करते ही फार्म ऑफ द 4 गार्डियन गार्ड्स थर्ड स्टेंस का यूज करता है, जो कि व्हाइट टाइगर अटैक टेक्निक होती है, जिसमें हान दाईवी काफी ज्यादा पंचेस के साथ जिनमोरी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और जिनमोरी ना तो उन्हें डॉज कर रहा होता है और ना ही उन्हें काउंटर कर रहा होता है। और जिनमोरी के साथ फाइट करते करते हान दाईवी अपने फ्रेंड के साथ बिताए हुए सारे ओल्ड टाइम्स को याद करता जा रहा होता है और उसी के साथ ही जिनमोरी पर अटैक करते हुए कहता है, ये फाइट कंप्लीट हो चुकी है, तुम मेरे से नहीं जीत सकते। और इसी के साथ ही हान दाईवी फार्म ऑफ द 4 गार्डियन गार्ड्स लास्ट स्टेंस को यूज करने लगता है, मगर वहीं पर जिनमोरी को इस अटैक टेक्निक के एक्टिव होने तक टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से जिनमोरी वापस हान दाईवी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और उसी के साथ ही हान दाईवी अपनी एज्यूड ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, जो कि आल्सो लास्ट स्टेंस की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है। मगर हान दाईवी के इस अटैक को यूज करने तक जिनमोरी उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है, मगर जिनमोरी उस पर अपनी किक से अटैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जिनमोरी को काफी ज्यादा डैमेज होता है और जिनमोरी के काफी ज्यादा बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। जिसको देखते ही रेफरी कहता है, जिनमोरी ऑलरेडी डाउन हो चुका है और इसी के साथ ही 10 का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। मगर उसी के साथ ही पार्क म्यूचिन आते ही हान दाईवी से कहता है, मुझे अभी अभी ही इस बात की न्यूज मिली है, तुम्हारा फ्रेंड वू स्योंग ताई अपनी लास्ट ब्रेथ को कंप्लीट कर चुका है और वो हमारे साथ मौजूद नहीं रहा। जो सुनते ही हान दाईवी शॉक में तो चला जाता है, मगर उसी के साथ ही जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होने लगता है तो जिनमोरी दोबारा से वापस अपनी लेग्स पर खड़ा हो जाता है। मगर यहाँ पर हान दाईवी अभी के लिए ऐसे शॉक में जा चुका होता है कि उसके अंदर फाइट करने की हिम्मत ही नहीं बची होती और उसे दोबारा से अपने फ्रेंड की मेमोरीज आने लगती हैं, जहां पर हान दाईवी अपने साथ काफी अच्छी गैंग को लेकर चलता था, मगर वहीं पर स्योंग ताई हमेशा अकेला ही रहता था। बट एक टाइम ऐसा भी आता है
जहाँ पर हान दाइवी एक फाइट के दौरान अकेला ही रह जाता है और हान दाइवी के सारे ओपोनेंट्स उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से बीट कर रहे होते हैं और इस फाइट में हान दाइवी भी काफी ज्यादा इंजोर हो चुका होता है, मगर फिर भी वो फाइट करना नहीं रोकता, जिसे देखते जैसे ही उसका ओपोनेंट दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है तो उसी के साथ ही सियोंग ताई यहाँ पर आ जाता है और हान दाइवी को बैकअप देता है और उसी के साथ ही हान दाइवी से कहता है, मैंने ऐसा सुना था कि तुम यहाँ पर अपने एक फ्रेंड को बचाने के लिए आए हो, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास भी काफी ज्यादा लॉयल हार्ट मौजूद है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और इसी के साथ ही इन दोनों की दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है और एट दी एंड ये दोनों मिलकर अपने ओपोनेंट्स को बीट कर लेते हैं, जहाँ से इन दोनों की फ्रेंडशिप को बहुत अच्छा पुश मिलता है और इसी की वजह से ही शायद से हान दाइवी अपने सियोंग ताई फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा लॉयल हो जाता है, क्योंकि शायद से हार्ड टाइम्स में सबसे ज्यादा सियोंग ताई ने ही हान दाइवी की हेल्प की होती है, जिसकी वजह से सियोंग ताई को लेकर हान दाइवी का ऐसा ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिसकी वजह से हान दाइवी मिरायू और जिन मोरी दोनों को काफी ज्यादा बीट डाउन कर रहा होता है। मगर अभी के लिए जिस फ्रेंड के लिए हान दाइवी इतनी ज्यादा हार्ड फाइट कर रहा था वो फ्रेंड ही मर चुका है, जिसकी वजह से हान दाइवी काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है और जैसे ही इन दोनों की फाइट दोबारा से कंटिन्यू होती है तो उसी के साथ ही अभी के लिए हान दाइवी एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है, मगर वहीं पर जिन मोरी उस पर कॉन्स्टेंटली अटैक करना स्टार्ट कर देता है और दोबारा से अपनी टाइक्वोंडो स्टाइल राउंड किक का यूज करते हुए हान दाइवी पर अटैक करने लगता है, जिससे कि ना तो हान दाइवी डॉज कर रहा होता है और ना ही उसे काउंटर कर रहा होता है, जिसके साथ ही उसे दोबारा से पाक म्यूचिन की ये बात याद आती है, जहां पर पाक म्यूचिन ने उसके साथ अपने चल रहे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था और उसी के साथ ही उसे कहा था, अगर अभी के लिए तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मर्जी से फाइट करना होगी। जो सोचते ही दोबारा से हान दाइवी जिन मोरी के अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके साथ ही हम आते हैं कमिश्नर्स के व्यू पर, जहां पर ब्लू कमिश्नर पाक म्यूचिन से कहती है, अभी तक मैच कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर तुमने हान दाइवी को उसके फ्रेंड की डेथ के बारे में क्यों बताया है, जिसके साथ ही पाक म्यूचिन कहता है, जब के वक्त कोई भी इंसान अपने लोएस्ट लेवल पर होता है तभी उसकी रियल एबिलिटीज सामने आती हैं और तभी हमें ये देखने को मिलता है कि आखिरकार हकीकत में उसके अंदर कौन सा बीस्ट मौजूद है और किस पावर को उसने अपने अंदर सप्रेस कर रखा हुआ है। जिसके साथ ही हम आते हैं अभी के व्यू पर, जहाँ पर जैसे जैसे जिन मोरी उस पर अटैक करता जा रहा होता है तो वैसे वैसे हान दाइवी और जिन मोरी दोनों को अपनी फ्रेंड मिरायू के थॉट्स आ रही होती हैं, मगर उसी के साथ ही हान दाइवी को अपने ओल्ड फ्रेंड सियोंग ताई की एक बात याद आती है, जिसने कि हान दाइवी से कहा था अपने न्यू फ्रेंड्स पर बिलीव करना सीखो। जिसके साथ ही जहाँ तक मुझे लगता है जिन मोरी यहाँ पर अपने फाइनल मूव का यूज करने ही वाला था, मगर वहीं पर मिरायू यहाँ पर आते ही इन दोनों को रोक देती है और उसी के साथ ही हान दाइवी से कहती है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ फाइट करते हुए तुम अभी से 200 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जिसके साथ जैसे ही हान दाइवी मिरायू को देखता है तो उसी के साथ ही मिरायू उसे अपने पास बुला लेती है और अपने पास आते ही हान दाइवी से कहती है, तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे ये तुम्हें देने का कहा था और इसी के साथ ही मिरायू उसे एक लेटर दे देती है, जिसे कि जैसे ही हान दाइवी रीड करना स्टार्ट करता है तो उसी के साथ ही हम वापस देखते हैं रेफरी को, जो कि इन सब को मैच को रिज्यूम करने का कह रहा होता है, मगर जिन मोरी इसे इग्नोर करता जा रहा होता है, क्योंकि जिन मोरी भी आल्सो हान दाइवी के इमोशनल होने का फायदा नहीं उठाना चाहता। वो हान दाइवी के साथ उसके फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करना चाहता है और इसी के साथ ही हान दाइवी इस लेटर को रीड करते ही इसे मिरायू को वापस देते ही उससे इसे थोड़ी देर और पकड़ने का कहता है, मगर उसी के साथ ही मिरायू हान दाइवी को कहती है, जिन मोरी को कभी भी ये बात मत बताना कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या चल रहा था, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ कभी भी फाइट नहीं करेगा, क्योंकि जिन मोरी सच में एक इडियट है और काफी ज्यादा सिंपल माइंडेड है। और उसी के साथ ही हम देखते हैं जिन मोरी को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा इडियोटिक एक्शंस कर रहा होता है, मगर उसी के साथ ही हान दाइवी मैच को रिज्यूम करने का कहता है, जिसके साथ ही जिन मोरी उससे कहता है, मैं कब से सिर्फ इसी वक्त का वेट कर रहा था। जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान की रियल फाइट स्टार्ट होती है, जिसे देखते ही पाक म्यूचिन कहता है, तो अभी के लिए मुझे ये दिखाओ, क्या तुम टाइगर कब बनने वाले हो या फिर तुम खुद एक टाइगर हो। जिसके साथ ही जैसे ही इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है तो उसी के साथ ही हमें हान दाइवी के फ्रेंड के लेटर के बारे में बताया जाता है, जिसने कि अपने लेटर में ये लिखा हुआ था, मुझे ऐसा पता चला है कि तुम मेरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रहे हो, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे मैचेस के कंप्लीट होने तक मैं जिंदा रह पाऊंगा, जिसकी वजह से ही मैं तुम्हारे लिए एक लेटर को छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हें दोबारा से एक ऐसा फ्रेंड मिला है जिसके फेस पर एक स्कार मौजूद है और उसने हॉस्पिटल आते ही मेरा एक न्यू टाइप का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया था, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ठीक होने के लिए टाइम काफी ज्यादा लेट हो चुका है,
मगर क्या तुम्हें इस बात का पता है कि मैं ये जानकर काफी ज्यादा अमेज हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा एक फ्रेंड मौजूद है जो कि मेरे ट्रीटमेंट के लिए अपनी लाइफ को लाइन पर लगा रहा है, जिसकी वजह से मुझे मरने के बाद किसी बात का भी कोई भी रेग्रेट नहीं है। और मैं तुम्हारे लिए भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें भी मेरे मरने के बाद किसी किस्म का कोई भी दुख ना हो। मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरे लिए फाइट नहीं करनी बल्कि तुम्हें अपने लिए फाइट करना होगी, जिसकी वजह से ही हान दाइवी को दोबारा से फाइट करने की स्पिरिट वापस मिली होती है। और इस लेटर का बताते बताते जितनी ज्यादा इंटेंस फाइट गुजर चुकी होती है वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि इनकी फाइट का लेवल ऑलरेडी सुपर पावर लेवल तक आ चुका होता है, जहाँ पर जैसे जैसे इन दोनों की फाइट आगे बढ़ती जा रही होती है तो ये दोनों इस फाइट को एंजॉय तो कर रहे होते हैं, मगर वहीं पर अरीना में हमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रही होती है और ये दोनों अपने मूव्स में काफी ज्यादा एनर्जी को भी पुट करते जा रहे होते हैं, जिसके साथ ही चिनमुरी दोबारा से अपनी टाइक्वोंडो स्टाइल ट्रिपल किक का यूज करता है। और इसे देखते ही हान दाइवी अपनी ब्लैक टॉर्टोइज स्टेज 3 का यूज करता है, जो कि दोनों अटैक से एक दूसरे को ड्रॉ कर देते हैं, जिसके साथ ही चिनमुरी ट्रू राउंड किक का यूज करता है, मगर आल्सो हान दाइवी उसे भी ड्रॉ कर देता है और उसी के साथ ही चिनमुरी पर रिवर्स अज्यूर ड्रैगन अटैक का यूज करता है, जिसकी वजह से चिनमुरी को काफी ज्यादा डैमेज तो होता है, मगर उसी के साथ ही चिनमुरी उसे स्माइल पास करते हुए कहता है तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग फाइटर हो। अभी के लिए मुझे समझ आया कि मैं तुम्हें अपने रेगुलर मूव्स का यूज करते हुए नहीं हरा सकता, जिसके साथ ही चिनमुरी यहाँ पर अपने पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स का यूज करने लगता है और इसी के साथ ही चिनमुरी ओरिजिनल ब्लू ड्रैगन किक का यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी लेवल का अटैक होता है और इसकी वजह से हमें यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग वेव्स भी देखने को मिलती हैं, जिसे देखते ही पार्क म्यूचिन कहता है तो आखिरकार हमारे पास 2 टाइगर कब्स आ चुके हैं, जो कि दोनों ही काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं हान दाइवी को, जो कि इस किक का सामना नहीं कर पाता और नॉकडाउन हो जाता है। और इसी के साथ ही रेफरी गॉड ऑफ हाई स्कूल के सियोल प्रीलिमिनरीज राउंड्स के फाइनल राउंड में चिनमुरी को विनर अनाउंस कर देता है, मगर उसी के साथ ही चिनमुरी आगे आते ही हान दाइवी को उठाने के लिए हाथ आगे करता है और उसी के साथ ही हान दाइवी से कहता है अभी के बाद हम दोनों फ्रेंड्स हैं, जिसके साथ ही हान दाइवी भी अपनी सिचुएशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करते चिनमुरी के सामने स्माइल करते ही उससे कहता है मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम दोनों को दोबारा से बीट नहीं करूंगा। और इसी के साथ ही इन दोनों की फ्रेंडशिप वापस रिज्यूम हो जाती है और इसी के साथ ही इन दोनों का पैचअप कंप्लीट हो जाता है और इन दोनों के मैच के क्लाइमैक्स को देखते ही यहाँ पर मौजूद सारी ऑडियंस ही काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाती है। इवन के अरीना के कमिश्नर्स भी इस पर क्लैप कर रहे होते हैं और उसी के साथ ही मिरायू भी इन सब के पास आ जाती है और उसी के साथ ही हान दाइवी से कहती है नेक्स्ट मैच में मैं तुम्हारे से कभी भी नहीं हारने वाली, जिस पर चिनमुरी उससे कहता है मगर पहले तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करना होगी क्योंकि मैं तुम्हारे से नहीं हारने वाला। और इसी के साथ ही इन सब के दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है और इन सब की फ्रेंडशिप का पैचअप बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मगर जैसे ही ये लोग अरीना से चले जाते हैं तो उसी के साथ ही हम देखते हैं एक और कैरेक्टर को, जो कि आल्सो इस मैच को देख रहा था और इस मैच को देखते ही कहता है तो क्या आखिरकार सियोल के पास सिर्फ इतनी ही पावर है? ये सच में काफी ज्यादा बोरिंग है। जिसके साथ ही हम देखते हैं एक और कैरेक्टर को, जो कि आल्सो इस मैच की लाइव कास्ट को देख रहा था और चिनमुरी की इस मैच में विक्ट्री को लेकर ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा अमेज होता है।